तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे तैयार हुआ, कैसे इनेक्ट हुआ, वो सब। तो इसमें आपको दो डेट दिख रहे हैं, एक पास ऑन और एक इनेक्टेड ऑन। तो इसमें डिफरेंस क्या है? तो पास ऑन यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया, यानी वो कंप्लीट हो गया। लेकिन इनेक्टेड मतलब कब से वो लागू किया गया, कि कब से वो इफेक्ट में आया। तो 26 जनवरी 1950 से वो इफेक्ट में आया। तो हम लोग अभी ये सोच सकते हैं कि अगर 26 नवंबर को बना के कंप्लीट हो गया था तो 26 जनवरी को क्यों इनेक्ट किया गया, मतलब। तो इसको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि दिसंबर 31 1929 को एक लाहौर सेशन हुआ था। ये लाहौर सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे, जिन्होंने बोला था कि अभी हमें कॉलोनियल इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, अभी हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस यहाँ पे उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया। और 1930 में 26 जनवरी को 1930 उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड किया। तो इसी डे की याद में 26 जनवरी को ही हमने इनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे दो डेट हमको आते हैं हमेशा कि 15 अगस्त एंड 26 जनवरी। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी रिपब्लिक डे। तो बहुत जन को ये पता ही नहीं होता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंट हुए थे और 26 जन को हमने ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट कर लिया था। तो ये यहाँ से हम लोग रिपब्लिक हो गए थे। तो 26 जनवरी इसलिए हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। एंड ये 26 नवंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 26 नवंबर एज ए नेशनल लॉ डे सेलिब्रेट किया जाता है। अभी आप लॉयर बनने वाले हो तो नेशनल लॉ डे तो आपको पता ही होना चाहिए कब होता है। देन ब्रिटिश कब आए? 1600 में ब्रिटिश आए इंडिया में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब यहाँ पे हम लोग ब्रिटिश केम कहते हैं तो ये ब्रिटिश का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं आई है, ये सिर्फ एक कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप सोच सकते हैं कि एक कंपनी ने हमारे ऊपर मतलब रूल किया है। देन 1765 में दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये ब्रिटिश कंपनी को मिल गए। तो ये दीवानी क्या होता है? तो अभी आप लॉ कर रहे हो तो दीवानी और फौजदारी हमेशा आपके सामने आएगा। दीवानी का मतलब सिविल जो मतलब मनी से रिलेटेड है, जिसमें मनी के मैटर्स है, प्रॉपर्टी के मैटर्स है। एंड दूसरा होता है जो अपना क्रिमिनल यानी फौजदारी, जिसमें खून खराबा, देन क्रिमिनल, वो सब आता है। तो दीवानी मतलब ब्रिटिशों को 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, जिसमें मनी इंक्लूडेड होते हैं, वो सारे राइट मिले। देन 1858 को सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। देन 1858 को सिपॉय म्यूटिनी हुआ। तो मतलब देखिए आप समझ सकते हैं कि 1765 से 1858 तक एक हमारे इंडिया को, मतलब इतना बड़ा इंडिया, और उसको एक कंपनी रूल कर रही है। देन 1858 को सिपाही म्यूटिनी हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि यहाँ पे कुछ ठीक से मतलब नहीं हो रहा है रूलिंग इनके इससे, तो अभी हम ब्रिटिश क्राउन खुद अपने हाथ में पावर्स लेगा। और ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली 1858 से। तो 1934 में एम.एन. रॉय एक पर्सन थे जिन्होंने आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लाया कि हमारे यहाँ भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो और वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। तो यही आइडिया के ऊपर 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म की गई। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली ऑफ इंडिया, इसी को ही फर्स्ट पार्लियामेंट कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट, अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा तो पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेटिव। तो पार्लियामेंट कब बनता है? मतलब जब हम इलेक्शन हो जाएगा, हम वोट देंगे, तो उसमें से कुछ लोग जो चुन के आएंगे वो जाके वहाँ पे पार्लियामेंट में बैठेंगे, और पार्लियामेंट में बैठेंगे इसका मतलब वो वहाँ के जाके एक्ट बनाएंगे। तो अभी यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब फॉर्म हुआ है तब इलेक्शन तो हुआ ही नहीं ना, हमने किसी को वोट किया है, तो हमारे एक्ट कौन बनाएगा? तो ये जो पार्लियामेंट का काम है, तो जब तक ये फर्स्ट इलेक्शन 1952 को हुआ, तो 1952 के पहले अगर हमें कोई एक्ट बनाना है तो वो एक्ट बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया बनेगा। देन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया में कौन थे? तो अभी हमने जाके तो वोट नहीं किया था कि ये लोग हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इनडायरेक्टली मेंबर्स ऑफ प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब उन्होंने उन्हीं के बीच में से कुछ लोगों को इनडायरेक्टली अपॉइंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए। डायरेक्ट वोट नहीं हुआ था, जैसे अभी हम लोग पीएम के लिए डायरेक्ट वोट करते हैं, मतलब हम लोग अभी बीजेपी के लिए वोट करेंगे तो उनका कोई एक जो चेयरमैन रहेगा वो जाके पीएम बनेगा। तो ये होता है डायरेक्ट वोट, जो डायरेक्ट लोगों ने किया है। और इनडायरेक्टली का मतलब होता है जिसमें लोगों का कुछ ये नहीं है, हम कुछ दूसरे ही लोग हैं जिन्होंने जाके मिलके ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई है। तो जो मेंबर्स ऑफ
प्रोविजनल लेजिस्लेटिव है, इन्होंने अपने में से कुछ लोगों को इलेक्टेड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया बनाने के लिए। देन अगर आप आगे देख रहे हैं तो फर्स्ट मीट यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फर्स्ट मीट कब हुआ, 9 दिसंबर 1946, और ये हुआ दिल्ली में। तो अभी आप देख सकते हैं कि 1946 और पाकिस्तान हमसे अलग कब हुआ, 1947। तो 1947 में अलग हुआ, यानी जो फर्स्ट मीट थी उसमें इंडिया के साथ पाकिस्तान में जो बाद में गया उसके मेंबर, बांग्लादेश के मेंबर जो कि पाकिस्तान का ही पार्ट था, और प्रिंसली स्टेट्स, ये सब शामिल थे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट मीट में सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और प्रिंसली स्टेट्स सबके लोग इंक्लूडेड थे। देन जून 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाक बनाई गई, क्योंकि पाक अभी हमसे अलग हो गया तो उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना ली। देन असेंबली में 207 मेंबर थे, जिनमें 15 वुमेन इंक्लूडेड थी, एंड देन 28 मेंबर्स मुस्लिम लीग के थे पाकिस्तान में वो जाने से पहले, और 93 प्रिंसली स्टेट्स के थे। तो प्रिंसली स्टेट्स क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़, तो बड़ौदा एक उनका प्रिंसली स्टेट था और वो उनके महाराजा थे। मतलब अगर कोई स्टेट है, स्टेट इन द सेंस किंगडम जैसा, और उसका कोई किंग है तो वो प्रिंसली स्टेट्स होगा। तो इसे 93 प्रिंसली स्टेट्स मतलब उनके किंग ही यहाँ पे होंगे। देन इंटरिम गवर्नमेंट, तो अभी आप जैसे मैंने पहले बोला यहाँ पे इलेक्शन तो हुआ नहीं था, तो फिर हमारा कौन कौन करेगा, मतलब पीएम वगैरह तो चाहिए ना, कुछ बना रहे हैं यहाँ पे एक्ट, तो पार्लियामेंट का ये काम कर रहे हैं तो उनमें कोई पीएम भी चाहिए, कोई सब लोग चाहिए, और हमने तो इलेक्शन किया नहीं है, तो ये इन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट बनाया। तो ये इंटरिम गवर्नमेंट में पीएम बने हमारे नेहरू जी और होम मिनिस्टर बने वल्लभ भाई पटेल जी। देन ये तो इंटरिम गवर्नमेंट का हो गया। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग हुई, ये सब इंपॉर्टेंट पर्सन है यहाँ से आगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सचिदानंद सिन्हा फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, लेकिन टेम्पररी, क्योंकि जब फर्स्ट मीट हुआ तो ये सब लोगों ने सोचा कि किसी को तो एक चार्ज लेना पड़ेगा ना चेयरमैन का, तो किसे बनाए, तो सबसे ज़्यादा एज सचिदानंद सिन्हा का था। तो फ्रांस में भी ऐसा ही होता है कि जिसका ज़्यादा एज है उसको चेयरमैन बना दिया जाता है। तो वो फ्रांस के इसका मतलब कॉपी करके सचिदानंद सिन्हा को फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया, लेकिन टेम्पररी, बाद में जाके राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। देन वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया एच.सी. मुखर्जी को। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे, ये मैं बता रही हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में फर्स्ट प्रेसिडेंट बने सचिंद्रनाथ सिन्हा, लेकिन टेम्पररी, बाद में राजेंद्र प्रसाद, ये परमानेंट, मतलब जब तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी तब तक। देन वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे एच.जी. मुखर्जी, और एडवाइज़र थे बी.एन. राव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था कि एडवाइज़र, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एडवाइज़र कौन थे, तो सर बी.एन. राव। देन ड्राफ्टेड फॉर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कितना टाइम लगा, 2 years 11 months and 18 days। तो देख सकते हैं आप कि कितना 2 साल पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में गए हैं। तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, और बहुत ही अच्छा बनाया है हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे उन्होंने, और सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा पूरे वर्ल्ड में। अमेंडमेंट आर्टिकल 368 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 368 में हमने अमेंडमेंट दिया है, तो अमेंडमेंट क्यों करना है, आज मतलब जो हमारे जो अम्बेडकर जी थे उन्होंने बोला था कि आज जो चल रहा है वो ज़रूरी नहीं कि कल भी वैसे ही चल रहा हो, कल कुछ सिचुएशन अलग हो सकती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ सकता है। तो चेंज कैसे करेंगे, उसके लिए भी तो कुछ चाहिए ना। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है तो आर्टिकल 368 का यूज़ करके चेंज हम कर सकते हैं। देन यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कमिटीज़ थी और ये कमेटी के हमारे चेयरमैन थे। तो यूनियन पावर कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक से लिखती हूँ, यूनियन पावर कमेटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, दोनों के चेयरमैन थे नेहरू जी। तो ये आप याद में कैसे रखेंगे, तो यूनियन का मतलब क्या है, यूनियन मतलब पूरे इंडिया का, तो पूरे इंडिया की पावर किसके हाथ में थी, नेहरू जी के हाथ में। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की पावर भी नेहरू जी के हाथ में। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसके लिए पहले, जैसे अभी ये देख रहे हो, ये ड्राफ्ट है मेरा, अभी ये अगर ड्राफ्ट में से कोई अगर बुक बनाता है तो ये ड्राफ्ट बनाया और इसके ऊपर से बुक, तो ऐसे ही मतलब इतना सा ड्राफ्ट नहीं था उनका, बहुत बड़ा ड्राफ्ट था, तो वो ड्राफ्ट से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हमारे हेड थे वो थे अम्बेडकर जी, इसलिए ही जो कहा जाता है कि हमारे शिल्पकार जो है कॉन्स्टिट्यूशन के वो अम्बेडकर जी है, क्योंकि इन्होंने ये सब ड्राफ्टिंग बनाया था। देन प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो अभी देख रहे हैं आप, प्रोविजनल का मतलब थोड़ा कम इम्पोर्टेंस ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब अभी ये याद रखने के लिए मैं बोल रही हूँ, ऐसा कुछ चीज़ इसका इशू मत कर देना। सिर्फ मतलब देख, ऐसा हम लोग याद रख सकते हैं कि यूनियन मतलब ज़्यादा पावर, यूनियन का पावर और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन का पावर दोनों कमेटी के हेड थे नेहरू जी, ड्राफ्टिंग के तो सबको पता है अम्बेडकर। देन प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स के थे पटेल जी। देन प्रोसीजर कमेटी और स्टेयरिंग कमेटी के थे
अपने राजेंद्र प्रसाद जी। तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा, क्योंकि यूनियन वाले नेहरू जी, ड्राफ्टिंग वाले अंबेडकर, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब यूनियन के मेन वाले के नेहरू और प्रोविजनल के पटेल जी। जैसे हमारा होता है प्रोविजनल मार्कशीट मतलब थोड़ा सा डुप्लीकेट वाला, तो ये वाले पटेल जी थे। इसके फंडामेंटल राइट्स, FR यानी फंडामेंटल राइट्स, इनके थे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। देन प्रोसीजर एंड स्टेयरिंग के राजेंद्र प्रसाद। देन यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मई 1949 को इंडिया को कॉमनवेल्थ नेशन का ये मिला, मतलब इंडिया ने अपने आप को कॉमनवेल्थ नेशन में इंक्लूड कर लिया। देन 22 जुलाई 1947, डेट्स देख लीजिए ठीक से, यहाँ पे हमने अपना फ्लैग अडॉप्ट किया कि हमें ये ट्राई कलर वाला फ्लैग अपने इंडिया का फ्लैग बनाना है। तो ये फ्लैग का डिज़ाइन किसने किया है? पिंगली वेंकैया। ये पिंगली वेंकैया आंध्र प्रदेश से है। और 24 जनवरी 1950 इसके बाद में। तो ये अगर आप क्रोनोलॉजी देखोगे तो सबसे पहले फ्लैग, फिर नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग हमने देखा कि हमें जनगण मन और वंदे मातरम लेना है। देन पहले 25 जुलाई 1947 फ्लैग, 24 जनवरी 1950 नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग, एंड देन मई 1949 हमें कॉमनवेल्थ नेशन का एक दर्जा मिला। देन आपके लिए होमवर्क है, ये 2 होमवर्क आपको कमेंट में बताने हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे बता देना कि मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे। ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है अम्बेडकर जी की, किसी भी बुक में मिल जाएगा कि कौन कौन मेंबर थे। जैसे मैं आपको 2-3 बता दी तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, देन अपने खैतान, पीडी खैतान, तो ऐसे 7-8 मेंबर थे। तो ये आपको याद रखने हैं क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि हु अमंग दोज आर नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और हु अमंग दिस आर द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये खुद से करने को बोला है। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी का आपको मेंबर निकालने हैं, बुक से निकालो। अगर अरिहंत का बुक है तो उसमें भी दिए हैं, या फिर गूगल से ढूंढो और वो बाय हार्ट करके रख लो। एंड देन सेकेंड, अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको मुझे नंबर बताना है कि अब तक ये 368 में कितने अमेंडमेंट्स हुए। जैसे अभी अगर आप देखते हैं तो रिसेंटली 103, 104, और जो GST के लिए हुआ वो 101 अमेंडमेंट। तो ऐसे आज तक मतलब आज की डेट में कितने अमेंडमेंट्स पूरे हुए, ये 2 आपको होमवर्क है। ये आपको कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल पे बता देना, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको बता दूंगी। तो ये नंबर ऐसे है कि आप मतलब अभी सुन लोगे और बाद में भूल जाओगे, खुद से निकालोगे तो ज़्यादा याद रहेगा, इसलिए। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। और मैं आपको फिर से बता दूँ, सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। अभी आप भी मैंने ये पढ़ाया है, आप ये वीडियो देखोगे, उसके बाद में आपको खुद से ये जाके चैप्टर पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का खुद से चैप्टर करना है। ये सिर्फ उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये इसका थियरी, इसमें थियरी क्या होगा कि फर्स्ट मेट हुआ तो फर्स्ट मेट में क्या हुआ, इसके बाद सेकेंड मेट हुआ क्या, फिर उसमें क्या इंपॉर्टेंट था। देन यहाँ पे 207 मेंबर्स है। इसमें और कोई था क्या? इंटरिम गवर्नमेंट में खाली PM और मैंने होम मिनिस्टर बताया, इसमें और कौन से मेंबर थे बाद में। और अगर आप देखेंगे तो इसमें प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन में और छोटी छोटी इसके अंडर भी सब कमिटीज़ रहेंगी, उसके कौन मेंबर थे। मतलब ये सारे थोड़े मतलब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट लेकिन उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये पढ़ने के बाद आप लोग वो पढ़ोगे, तो ये इम्पॉर्टेंट है और वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो आप बुक से करना। और फिर हम अभी कल अगला चैप्टर करेंगे। वो चैप्टर इसके बाद में चैप्टर अपना फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दूसरों से क्या अलग है या फिर दूसरों के साथ क्या सिमिलर है। ये हमारा कल का चैप्टर होगा। उसके पहले आपको ये वाला आज कंप्लीट कर देना है, यानी कल जब मैं दूसरा वीडियो डालूँ फीचर्स का, तो वो फीचर्स के ऊपर फिर आप अपना खुद का पढ़ाई करें। देखो अभी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 20 मिनट लेगा। ये 20 मिनट के बाद आप खुद से पढ़ोगे, उसमें आधा घंटा जाएगा। तो 1 घंटा एक चैप्टर के लिए आप नहीं दे सकते तो मतलब मत करो, फिर सीटी मत करो। तो इतना तो आज के हम धीरे धीरे सब करेंगे। अभी आज मैंने ये डाला है, धीरे धीरे रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे, लीगल का भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपके रिस्पांस के ऊपर है कि आप इस पर कैसा रिस्पांस देते हैं, शेयर करते हैं, क्या करते हैं, पढ़ते हैं, आगे करते हैं, उसके ऊपर है। नहीं तो अगर इस पर रिस्पांस नहीं आता है तो मैं आगे नई वीडियो बनाऊंगी। 1-2 वीडियो देख के बना के देखेंगे कि नहीं कुछ रिस्पांस आ रहा है, तो देन क्यों मैं मेरा टाइम क्यों वेस्ट करूँ। तो देखते हैं, आप लोग पढ़िए। अगर आप लोग पढ़ोगे तो मैं तो आपके साथ हमेशा मतलब आगे तक जब तक आपका एग्ज़ाम होता है तब तक हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। आपको सिर्फ जो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ लेक्चर देखने पर खुद से पढ़ना है, जो होमवर्क दिया है वो करना है, उतना तो आप करो। बाद में धीरे धीरे
और फिर आज के लिए आपको क्या करना है, ये वीडियो देखा आपने, आज के करंट अफेयर्स आपको करने हैं, किसी भी चैनल से कर दीजिए 10-20 मिनट्स के यूट्यूब से, तो वो करंट अफेयर्स करेंगे। और 10 न्यू वर्ड्स जो मैंने आपको बोले, 10 न्यू वर्ड्स आपको रोज़ सीखने हैं, जो मैं टेलीग्राम चैनल पे डालती हूँ, वही वर्ड खाली पढ़ लेंगे तो भी चल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम पे ऐड नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, वो लिंक पे से आप टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाना। तो ये हमारा आज का था लेक्चर। इसके पहले का लेक्चर मैंने बैकग्राउंड लिया है, वो इंट्रोडक्शन लिया है, वो 10 मिनट का रहेगा इंट्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा। पहले वो देख लेना, बाद में ये लेक्चर देखना। तो करते हैं कल अभी अगला चैप्टर। तब तक खुद से पढ़ाई कीजिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब मैं अगला वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और जल्दी से जल्दी आप वो वीडियो देख के अपना खुद से पढ़ें। थैंक यू।